चलिए, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएट देखेंगे। तो इनका बर्थ 7 अप्रैल 1770 को हुआ था एंड डेथ 23 अप्रैल 1850 को। अच्छा, 23 अप्रैल है 1850 नहीं, सॉरी, को भी एक बहुत महान का राइटर का बर्थडे भी आता है और डेथ भी होती है, और उनके बारे में हमने पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। ये एक रोमांटिक एज के पोएट हैं, ठीक है, रोमांटिक पोएट हैं, और जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलेरिज, देखो ये आ सकता है इसलिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा लिखा है, ठीक है। तो सैमुअल एस.टी. कॉलेरिज के साथ इन्होंने लॉन्च करने में मदद की थी रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। हमारे अभी जो सिलेबस में कॉलेरिज की कोई भी ऐसी कहानी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी पोएम वोएम नहीं है, इसलिए आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का तो याद रखना ही है, ठीक है। विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798, तो इन्होंने रोमांटिक एज को क्या किया था? पायनियर किया था, लॉन्च किया था, ठीक है। स्पाउस इनकी क्या थी? कौन थी? मैरी, ठीक है, मैरी बस याद रख लो। और चिल्ड्रन इनके 6 थे इंक्लूडिंग डोरा। अच्छा, डोरा की बात क्यों हो रही? क्योंकि ये भी आगे चल के राइटर बनती हैं। अर्ली लाइफ को देखो, अर्ली लाइफ को देखेंगे तो आपको मतलब सिर्फ इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदर्न इंग्लैंड में पैदा हुए थे, है ना। ये इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पोएम जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लेक की भी बात हो रही है, तो आपको एसोसिएट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क बना के पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये दूसरे नंबर के थे 5 चिल्ड्रंस में, ठीक है। और इनका परिवार गरीब नहीं था, एक प्रॉस्पेरस एस्टेट मैनेजर के ये बेटे थे, ठीक है। इनके जो फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, वो एक पर्सनल लॉयर थे सर जेम्स के, जो कि अर्ल थे लैंसडेल के, ठीक है। तो मतलब कि ये काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी जो मदर थी एन कुकसन वर्ड्सवर्थ, डॉटर थी एक क्लॉथ मर्चेंट की एंड ए मेंबर ऑफ दी क्रैकेंथ्रो फैमिली। तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ सिर्फ 8 साल की थी जब इनकी मदर ख़त्म हो गई थी, और इनके इस एक्सपीरियंस को बहुत इनको लगभग जो वर्क है इनका इसमें देखा जा सकता है। जैसे हम अगर हिंदी में बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी आप देखेंगे कि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर किसी के भी पोएट के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके वर्क में दिख जाते हैं, ठीक है। तो महज 8 साल की उम्र में इनकी मम्मी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, और दिस एक्सपीरियंस शेप्ड मच ऑफ हिज लेटर वर्क, राइट। सो इन्होंने एक ग्रामर स्कूल में अटेंड किया जहाँ उन्होंने अपने पोइट्री का लव मिला या फिर एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो जब ये पढ़ ही रहे थे तब इनके फादर भी ख़त्म हो गए थे और इनको और इनके 4 अदर सिबलिंग्स को ऑर्फन छोड़ रहे थे, ठीक है। दे वर देन सेंट ऑफ बाय गार्डियन अंकल टू ए ग्रामर स्कूल, मतलब अब उन्हें गार्डियन अंकल द्वारा एक स्कूल में भेज दिया गया था। अच्छा, इनकी एक सिस्टर थी, सिस्टर डॉरेथी के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। शी वॉज सेंट टू लिव विथ रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव्स के साथ उन्हें रहने को भेज दिया गया था, ठीक है। फिर 1787 में, है ना, एट द एज ऑफ 17, है ना, वर्ड्सवर्थ मूव टू सेंट जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना। अब उन्होंने क्या, देखो वहाँ पे जब वो थे तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है ना, तो वहाँ पे बहुत प्रेशर हुआ। अब कॉम्पिटिटिव प्रेशर हुआ मतलब कि प्रेशर हुआ, है ना, कि कंपटीशन बहुत है भाई, है ना। तो उन्होंने क्या समझा कि ही वॉज नॉट मेड फॉर दैट प्लेस और फॉर दैट आर, प्लेस मतलब उस जगह के लिए नहीं थे, आर मतलब उस टाइम के लिए नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, बहुत प्रेशर था, ठीक है। अब उन्होंने कॉलेज ईयर में क्या किया था, अपने समर वैकेशन जो 1790 का समर वैकेशन था जब वो 20 साल के थे, एक लॉन्ग वॉकिंग टूर को दिया था थ्रू रिवॉल्यूशनरी फ्रेम, ठीक है। बस इतना आपको जान के रखना है, और अगर इतने बात याद भी नहीं होती तो देखो सीधी सीधी सी कहानी है ना। 7 अप्रैल 1770 में
यूके में इनका जन्म हुआ 23 अप्रैल 1850 में, ये ख़त्म हो गए। इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने किसके साथ, एस टी कॉलेरिज के साथ अपना जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड 1798 में जब पब्लिश किया तो इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। इनकी स्पाउस का नाम था मैरी और इनके 6 चिल्ड्रन थे अलॉन्ग विद डोरा। ये 5 बच्चों की फैमिली में सेकंड नंबर पे थे और इनके पापा मम्मी जो हैं अच्छी खासी प्रॉस्पेरस फैमिली से थे, जहाँ इनके पापा पर्सनल लॉयर थे अर्ल के, ठीक है, अर्ल ऑफ लैंसडेल के, ठीक है। और मम्मी पापा का नाम याद नहीं रहता तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब वर्ड्सवर्थ केवल 8 ईयर्स के थे, इनकी मम्मा ख़त्म हो गई थी, जिनका असर इनकी लेटर वर्क्स पर भी दिखता है, जिस एक्सपीरियंस का है ना। और जब ये पढ़ रहे थे अपने ग्रामर स्कूल में तभी इनके फादर भी ख़त्म हो गए थे और इनके 4 भाई बहन ऑर्फन हो गए थे। फिर इनको लेटर गार्डियन अंकल द्वारा भेज दिया जाता है सभी को स्कूल। और इनकी जो सिस्टर है डॉरिथी, अभी हम डॉरिथी की बात क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा, को भेज दिया जाता है रिलेटिव्स के साथ रहने के लिए, ठीक है। 1787 में जब ये 17 साल के थे इन्होंने किंग सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अपना दाखिला लिया, लेकिन प्रेशर के चलते इन्होंने क्या किया कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी आई थिंक, और बताया कि मैं उस टाइम और प्लेस के लिए और प्लेस के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या किया अपनी कॉलेज लाइफ में, 20 साल की उम्र में, मतलब 1790 में कि समर वेकेशन में उन्होंने दिया। तो 20 साल की उम्र में ये कहाँ पहुँच गए, एक वॉकिंग टूर में फ्रांस पहुँच गए, ठीक है। तो अब देखो 1790 में पहुंचे ये, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके कब स्टार्ट हुई थी, 1789 से स्टार्ट हुई थी। तो फ्रांस जो था वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड में था अपने। तो इनके लिए ये जो इन्होंने पल बिताए वॉकिंग टूर में, तो ये बहुत ही यादगार रहे, और इस जो इंसिडेंट से उन्होंने सीखा, जो उन्होंने देखा, वो आपको उनके वर्क में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इनकी जो जर्नी रही है बड़ी ये फिल्मी जर्नी रही है टाइप का, ठीक है। अब हम बैकग्राउंड देखते हैं इस पोएम का, ठीक है। तो ये पोएम जो है सबसे पहले आपने पढ़ना है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये पोएम की फर्स्ट लाइन भी है, ठीक है। अभी हम अबाउट द टाइटल में इसका भी देख लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये पोएम जो है ये राइट की गई है इनके द्वारा, एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय ए रियल इंसिडेंट, है ना। रियल इंसिडेंट कब, कैसे, जैसे वर्ड्सवर्थ जो है अपनी सिस्टर डॉरिथी, अब इसलिए मैं कह रही थी कि डॉरिथी के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखा था एक डैफोडिल्स, है ना, नियर ए लेक इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनका जन्म हुआ था, याद है आपको, ठीक है। तो वहीं पे जहाँ ये पैदा हुए थे इन्होंने देखा एक लेक के किनारे डैफोडिल्स, है ना, अपनी सिस्टर के साथ। तो अप्रैल 1802 में, ठीक है, विलियम एंड हिज सिस्टर डॉरिथी वर वॉकिंग होम। इट वॉज अ स्टॉर्मी विंडी डे नियर अल्स वाटर लेक, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है अल्स वाटर लेक का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आपको आ सकती है, ठीक है। एंड इट वॉज अ डे एंड द डे इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग स्टॉर्मी एंड विंडी, है ना। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल डे, ठीक है। दे स्टम्बल्ड अपॉन ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है, along the shore of that lake, which lake, Ullswater lake, ठीक है। they were walking home and that day was stormy and windy, है ना, and near Ullswater lake they came across a long belt of daffodils along the shore of that lake, okay। सो डॉरिथी जो है इनकी सिस्टर, शी रोट अ डिटेल्ड एंट्री इन हर जर्नल अबाउट इट, ठीक है। तो 1802 में उन्होंने लिखा, अप्रैल 16 में मेरा बर्थडे आता है तो मुझे तो ये याद रह गई, है ना। तो उन्होंने अपनी जर्नल में यही सेम लाइन लिखी, और देखो ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द विंड। और अगर हम इसको पोएम में भी देखें तो आपको ये सेम लाइन्स आपको पोएम में भी मिलेंगी, मतलब कि इन्होंने जो है अपनी बहन की जर्नल से बहुत इंस्पिरेशन लिया है, राइट। विलियम्स पोएम रिटन आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कि 1802 में ये चल रहे थे, 1802 में ये एंट्री हुई, और विलियम ने 2 साल बाद रिकलेक्शन, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, रिकलेक्शन के थ्रू अपनी पोएम को लिखा 2 साल बाद, है ना। एंड इट इज़ ऑब्जर्वेबल दैट सेवरल ऑफ हर ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम, है ना, कि जो जर्नल की जो ऑब्जर्वेशन है इनकी पोएम्स में भी यूज़ की गई हैं। दैट्स वाई देखो हमने पढ़ा था कि कॉलेरिज के साथ वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च करने में मदद की थी अपने जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड के थ्रू इन 1798 when he was 28 years old, right। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। एंड दिस पोएम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रोमांटिक पोएम, मतलब कि दिस पोएम इज अल्टीमेट नेचर थेरेपी पोएम, है ना, कि आपकी थेरेपी हो रही है नेचर के थ्रू, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, लव फॉर नेचर रहता है, इसमें इमोशंस को आप पहले रखते हैं लॉजिक से, आप इसमें इमेजिनेशन की पावर बताते हैं, और वर्ड्सवर्थ के वर्क के लिए स्पेशली मेमोरी एज अ सोर्स ऑफ जॉय बताया जाता है, या इनकी रिकलेक्शन वाली जो थ्योरी है ना, कि इनका क्या कहना है कि आप जिन पलों में जी रहे हो, है ना, पावर उसमें तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा पावर तब है जब आप उनको इमेजिनेशन में जियो अपने। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोमांटिक पोएट्स
बिलीव्ड इमोशन इज सुपीरियर टू रीज़न, मतलब कि आप लॉजिक से, रीज़न से पहले आपको इमोशन रखना है, आपको नेचर के लिए लव रखना है ना। आपकी मेमोरी जो है आपका सोर्स ऑफ जॉय होना चाहिए। आजकल हम लोग अपनी मेमोरी को कैसे करते हैं, अपने गिल्ट के लिए, एंग्जाइटी के लिए, ये सब के लिए, है ना। हम यादें भी करते हैं तो पुरानी गंदी चीज़ों को याद करते हैं, जिनको याद करके हम भी परेशान होते हैं, राइट। लेकिन रोमांटिसिज्म में ऐसा नहीं था, बिल्कुल उल्टा था कि आप मेमोरी आपकी एक सोर्स ऑफ जॉय होनी चाहिए, राइट। तो वर्ड्सवर्थ वॉज द लीडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने तो पायनियर किया था, मतलब स्टार्ट किया था, ही वॉज द पायनियर, है ना। At that time, industrial revolution was starting to turn England into a place of smoky factories and crowded cities. देखो रोमांटिक मूवमेंट के टाइम क्या हो रहा था कि जो लंदन है ना, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू जा रहा था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा था कि इंग्लैंड जो है एक प्लेस ऑफ स्मोकी फैक्ट्रीज और क्राउडेड सिटीज़ से बन रहा था, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा था, मॉडर्न सिटीज़ डेवलप हो रही थी। और यही बात को हम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में भी पढ़ते हैं, राइट। तो देखो ऐसा ऐसा हो रहा था। तो रोमांटिक्स का मिशन क्या था कि नेचर इज़ गॉड, कि हमने भैया तुम लोग जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मचा रहे हो ना नेचर के साथ, वो बहुत गलत है ना। नेचर तो क्या है, हमारे लिए भगवान के समान है। रोमांटिक्स का ये मिशन स्टेटमेंट था, इसलिए उन लोग नेचर के लिए लव वाली पोइम्स लिखते थे, है ना। दे कंसीडर नेचर एज ब्रीदिंग, दे कंसीडर नेचर एज लिविंग सोल दैट कुड हील ह्यूमन्स, है ना, कि नेचर के पास हीलिंग पावर्स भी हैं, थेरेपेटिक पावर्स भी हैं। तो देखो हम कुछ फीचर्स पढ़ने वाले रोमांटिक पोएम्स के। तो नेचर इज़ गॉड, नेचर क्या है, लिविंग है। नेचर एक ब्रीदिंग सोल है जो कि हील कर सकती है ह्यूमंस को अपनी पावर्स के थ्रू, है ना। इन्होंने इमोशंस को पहले रखा लॉजिक और रीजन से, ठीक है। फैक्ट की जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो केयर नहीं करते थे, ठीक है। और उन्हें किस बात की केयर थी, उस बात की केयर थी कि देखो जैसे कि सनसेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ रेपुटेशन की वजह से हो रहा है, सन नीचे जा रहा है, ये सब नहीं, फैक्ट नहीं। रोमांटिक पोएट ये केयर करते थे कि आपको क्या लग रहा है उस सनसेट के होने से, राइट। आपको क्या परसेप्शन दे रहा है वो सनसेट, आपकी कौन सी फीलिंग्स को उजागर कर रहा है वो सनसेट, कि आपको खुशी हो रही है, कि आपको दुख हो रहा है कि यार टाइम और पास हो गया टाइम, कि आपको खुशी हो रही है कि यार अब ये सनसेट के बाद एक नया सवेरा निकलेगा। तो दे केयर अबाउट दिस, नॉट फैक्ट्स, ठीक है। और द कॉमन मैन, उन्होंने रोमांटिक पोइट्स ने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी ताकि हर कोई समझ पाए उनकी पोइट्री को। सिर्फ इलाइट्स नहीं कि आप बड़ी बड़ी जार्गन्स का यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म का यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी बातों को इलाइट समझ पा रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों को एजुकेटेड लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखो ये पोएम्स जो हैं, ये रोमांटिक पीरियड जो है आपका बहुत पहले चला था, तब लिटरेसी रेट तो इतना था ही नहीं, है ना। इंसान बोल समझ पाता था, अब इंग्लिश है तो उन लोग तो बोल ही समझ पाएंगे, है ना, तो उतना ही बस था। लेकिन जो है मास्टर पीसेस अगर आप बना दोगी जो कुछ ही लोगों को समझ में आए, तो आपके वर्क का मतलब ही क्या रह जाएगा, अगर आपके वर्क से जो कॉमन मैन है वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब आप नेचर के लिए लव बता रहे हो, लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नेचर के लिए उनका लव होना, तो उन लोगों को तो बात ही नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए जो है रोमांटिक पोइट्स जो है उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, राइट। तो देखो इंग्लैंड जो है इंडस्ट्रियल सिटीज़ में बन रहा था, है ना। और पीपल जो है गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। तो आपको ये भी कह सकते हैं आप कि पीपल वर मूविंग अवे फ्रॉम नेचर, कि उन लोग नेचर से भी दूर जा रहे थे। मशीन्स का यूज़ करना, है ना, और कंज्यूमरिज्म का बढ़ना, तो ये सब क्या आ रहा है कि आपको दया नहीं है नेचर के प्रति, ठीक है। आप उनका सिर्फ यूज़ कर रहे हो, बल्कि ना कुछ दे नहीं रहे हो। तो ट्रू हैप्पीनेस जो है सिटीज़ में फाउंड नहीं करती है, इट इज़ फाउंड इन नेचुरल एक्सपीरियंसेस, इनका कहना था, राइट। तो अगर हम फीचर्स देखें तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्टिव इमोशन रहेंगे कि इमोशन सबके लिए एक से नहीं है, आपके अलग इमोशन हो सकते हैं, मेरे अलग इमोशन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सनसेट अगर होएगा तो आपको अलग फीलिंग आ सकती है, मुझे अलग फीलिंग आ सकती है। नेचर को गॉड माना है, मतलब नेचर की वर्शिप होती है। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज में बिलीव करते हैं, फोकस ऑन कॉमन एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं जो कि बहुत डिवाइन हो, जो कि इक्का दुक्का लोगों के साथ हो रहे, बल्कि कॉमन एक्सपीरियंसेस। यार फूल तो हमने सबने देखे हैं ना, नेचर तो हमने सबने देखी है ना, तो ये कॉमन एक्सपीरियंसेस है। लेकिन आपकी कॉमन एक्सपीरियंसेस को शेप कर देगा, एक रोमांटिसाइज कर देगा कि भैया आप नेचर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, लेकिन आप अब नेचर को एक नए सिरे से देखो, राइट। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएगा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका मेन जो रहता है यही रहता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाए बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इतना भी आप वो नहीं कर लें, इतना भी आप कंज्यूमर ना बन जाए, इतना भी आप प्रोड्यूसर ना बन जाए कि आप अपनी मदर नेचर को बिल्कुल इग्नोर मार दें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके अबाउट द टाइटल के बारे में। तो जो ऑफिशियल टाइटल था उसका जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, तो मतलब जब ये पोएम पब्लिश हुई थी ना, तो उसका कोई एक टाइटल नहीं था। दैट्स वाई 1807 में, दैट्स वाई आई सेड कि जो पहली वाली लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यही जो है टाइटल रखा गया था, ठीक है। अब ओरिजिनल टाइटल जो है ये आपको क्या शो कर रहा है ना। अब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मतलब एज का मतलब यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज़ हुआ है ना। इसमें बता रहे हैं कि स्पीकर जो है, स्पीकर की कंपैरिजन किस से की गई है, क्लाउड से की गई है। तो ये आपको क्या शोकेस कर रहा है कि स्पीकर जो है स्टार्टिंग में फील कर रहे हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि
एक क्लाउड की तरह फील कर रहे हैं, डिटैच्ड। क्लाउड कैसे होता है, डिटैच होता है, एमलेस होता है, मतलब वो मूवमेंट तो रहता है उसमें लेकिन वो एमलेस होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन या फिर कोई एम नहीं होता है ना, कोई टारगेट नहीं होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, कोई जगह जाना नहीं रहता, बस वो घूम रहा होता है। एंड फ्लोटिंग अवे अबव द वर्ल्ड विदाउट रियली बीइंग पार्ट ऑफ इट, कि वो एक तरीके से वर्ल्ड का पार्ट तो है लेकिन पार्ट है भी नहीं, कि वो ऊपर से वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसमें मिल नहीं रहा है ना। दिस इज डिटैचमेंट, कि आप हो लेकिन आप हो के भी नहीं हो टाइप का, राइट। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो इनका पहला टाइटल था, है ना। तो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड के बाद क्या है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड। अब देखो ये थर्ड लाइन है, और ये जो है टाइटल के बाद इवेंचुअल साइट, मतलब कि ये टाइटल को पढ़ने के बाद तीसरी लाइन में इवेंचुअल मतलब कि एक साइट आता है, किसका साइट आता है, क्राउड ऑफ डैफोडिल्स का, डैफोडिल्स की भीड़ का। तो दिस नाउ बिकम्स मोर पावरफुल, कि आप अकेले थे और आपने एक भीड़ को देखा इवेंचुअली, राइट। तो इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम आइसोलेशन टू कनेक्शन, कि एक क्लाउड की तरह पहले आप आइसोलेटेड थे, आप डिटैच्ड थे, लेकिन फिर आपने क्राउड को देखा जिसके तरफ आप गए और आपने एक कनेक्शन को पाया, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज द मूवमेंट फ्रॉम आइसोलेशन टू कनेक्शन। नाउ ओरिजिनल टाइटल ने क्या शो कर रहा है, पोएट की लोनलीनेस को, उनके इमोशनल स्टेट को, कि वो कैसे कैसे क्या है, कैसे एक क्लाउड की तरह है, एमलेस, लेकिन मोशन में है लेकिन एमलेस, डिटैच्ड, है ना, कि वो वर्ल्ड को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। ये इनका इमोशनल स्टेट है, ये लोनली है बहुत पोएट, है ना। तो ये जो ओरिजिनल टाइटल है इसका फोकस किस में है, पोएट में है। लेकिन अब जो पॉपुलर टाइटल है जिसके नाम से हम आज पढ़ते हैं कविता को, विच इज डैफोडिल्स, है ना, डैफोडिल्स के बता रहे हैं, सिंप्लिसिटी बता रहा है ना। फोकस डैफोडिल्स से अब नेचर की तरफ आ गया। अब आप पोएट की लोनलीनेस पे नहीं, अगर आप पोएट को पढ़ेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले डैफोडिल्स, फूलों के बारे में सोचेंगे, पोएट के बारे में नहीं, है ना। ये शो कर रहा है पावर ऑफ नेचर को। और आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड से ये ज़्यादा आसान है रिमेंबर करने को, है ना, जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए, अपन लोगों जैसे स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो ये था अबाउट द टाइटल। तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात करें तो 4 स्टैंजाज हैं 6 लाइन्स की, तो मतलब 24 लाइन्स की पोएम है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। राइमिंग स्कीम है A B C मतलब एक लिरिकल पोएम है जो कि एक इफेक्ट क्रिएट करती है म्यूजिकलिटी का, पर्सनल इमोशन का, और शॉर्ट पोएम है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अच्छा, मीटर कौन सा यूज़ हुआ है, रिदम कौन सी यूज़ हुई है, आयम्बिक टेंट्रामीटर, मतलब कि आयम्ब मतलब 4 आयम्स हैं पर लाइन, टेंट्रा मतलब 4 पर लाइन, ठीक है। अब आयम्ब कैसे होता है, डा डम वाला साउंड, ठीक है। आई वन डर्ड, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। आई वन डर्ड एस, ठीक है। जैसे देखो आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है, 4 आयम्स पर लाइन, है ना। अब एक आयम्ब में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है ना। तो ऐसे ही एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड बना के एक लाइन में 4 आयम्स का यूज होएगा, ठीक है, जो कि साउंड कैसे क्रिएट करेगा, डा डम डा डम डा डम डा डम। तो मतलब टोटल कितने सिलेबल्स होंगे पर लाइन, 8 सिलेबल्स पर लाइन होंगे। आयम्बिक पेंटामीटर की बात करें हम, तो वहाँ पे आयम्बिक मतलब कि एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, लेकिन पेंटा 5 होते हैं, 5 आयम्स होते हैं, है ना। और यहाँ टेट्रामीटर में 4 आयम्स है, तो वहाँ टोटल सिलेबस कितने हो जाते हैं पेंटामीटर में, 10 सिलेबस हो जाते हैं, 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड। और टेट्रामीटर में 8 सिलेबस, 4 अनस्ट्रेस्ड और 4 स्ट्रेस्ड, ठीक है। अच्छा, आयम क्या है, आयम एक मैट्रिकल फुट है जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो होता है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से, जैसे रिलैक्स, अ वे। तो मैं यहाँ पे री में कम स्ट्रेस दे रही हूँ, लैक्स में ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, राइट।